इतनी सुलझी हुई हेमा के जीवन में इतनी उलझन कैसे? ऐसे सवाल मत पूछना जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाए, आपको लोग जानते हैं वायरल भाभी के तौर पे, ये वायरल भाभी हैं, ये बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे काम करती हैं। बोल्ड हेमा के तौर पे, सेंसेशन हेमा के तौर पे, दबंग हेमा के तौर पे, लेकिन आप अपने को कैसे डिफाइन करती हैं? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, फेम मिलना और फेम को संभाल पाना, दोनों को आप कैसे देखती हैं? किस्मत कहते हैं कभी कभी बड़ी कुत्ती चीज भी होती है। एक बार रिश्ते का न चलना, फिर दोबारा वही रिपीट होना, चूक कहाँ थी असल में? खूबसूरत लड़कियां शादी के लिए नहीं बनी होती। कभी कभी अक्सर खूबसूरत लड़कियां ही कमरे में अकेले रो रही होती हैं। ये किस्मत का दोष होता है। कभी कभी ना तुम बुरे ना मैं बहुत अच्छी। क्या बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है? मैंने हस्बैंड छोड़े, मैंने बच्चे नहीं छोड़े। एक रुपया भी मुझे मिलता नहीं। इतनी बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटी के साथ मारपिटाई हुई? हाँ, बड़ी एक्ट्रेस के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। आपके साथ मारपिटाई पहली शादी में हुई, दूसरी दोनों में हुई है। मेरे हिसाब से तुमने काम नहीं किया तो डिवोर्स दे दूंगा, उससे बात की तो डिवोर्स दे दूंगा। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा शब्द जो सुना है वो है डिवोर्स। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। और मेरी जिंदगी की सच्चाई हो, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया। उनको आता ही नहीं है, उनसे है ना, होता ही नहीं है। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं। तुम दोनों की औकात है बिजनेस क्लास में घूमने की? तेरे बाप की औकात थी क्या आईफोन देने की? बेटे के सामने आपको पीटा भी गया कभी? बेटे के सामने मुझे पीटा गया, मेरे सामने मेरे बेटे को पीटा गया। तेरी माँ कहाँ क्या कर रही है, किसके साथ है काम? मेरी पहली फिल्म धर्मेंद्र जी के साथ थी, यमला पगला दीवाना। फिर से मेरा सलमान जी के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी। कौन लेके आया इनको? निकालो उनको। अरे कौन लेके आया? निकालो उनको यहाँ से। आज के बाद नो सलमान। वो अपमान मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा था। सबने बोल दिया था कि इसका करियर खत्म। बिग बॉस के अंदर जो आप फाइटिंग देखते हैं, वो फाइटिंग बिग बॉस का विनर फिक्स होता है। कहीं ना कहीं होता है कि ये पब्लिक को समझना चाहिए कि हमारा सी बनाया जाता है। जितना आपके कपड़े फटेंगे, जितने आपके कैरेक्टर के छितड़े उड़ेंगे, उतनी उनको। कई बार जो महिलाएं ब्लंट होती हैं, बोलती हैं, तो उनको देखकर लगता है ये अवेलेबल है, पट जाएगी। मेरे मुस्कुराने से अगर कोई सोचे कि हेमा पट गई, तो भैया तो सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। कुछ कहानियां आपको हिला देती हैं, कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं, कुछ इंस्पायर करती है। तो घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आज मेहमान वो हैं, मेरी खास शख्सियत, जिनकी जिंदगी में टूटे हुए दिल भी हैं, टूटे हुए रिश्ते भी हैं, इमोशंस भी हैं, खूबसूरती भी है, ग्लैमर भी है, उत्सव भी है, रंग भी है। और जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो आप ठहर जाते हैं, ठिठक जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इनको देखें या फिर बात करें। आज मैं दोनों कोशिश एक साथ करूंगा, यानी उनको जी भर के देखूंगा भी और फिर बात भी करूंगा। मेरे साथ है बिग बॉस 18 की सेंसेशन, डायनामिक कंटेस्टेंट, कोई और नहीं, हेमा शर्मा। कैसी है हेमा जी आप? नमस्कार, थैंक यू सो मच घनश्याम जी। आपने जिस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं खुद भी हैरान थी और खुश भी हो रही थी, और एक एक शब्द मुझे बहुत अंदर से ना गुदगुदी महसूस करा रहे थे। थैंक यू सो मच, सच ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ मैं पॉडकास्ट करना चाहती थी बिकॉज काफ़ी वीडियोस आपकी वायरल हैं। अरे थैंक यू। और मुझे लगा कि ये बड़े सेंसिबल पर्सन है, मुझे इनके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए। सो इसलिए मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। ऐसे सवाल मत पूछना जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन मेरे साथ आज पॉडकास्ट में वो हेमा है जो हर सवाल का जवाब देती हैं। हाँ, वैसे ये भी सच है, ये आपकी यूएसपी है। हाँ, मेरे लिए कोई सवाल मैटर नहीं करता। हाँ। पर लेकिन आज मेरे साथ एक दुविधा है, मैंने कहा भी अपने व्यूवर से, पहले मैं आपको देख लूंगा फिर बातें कर लूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो आपका प्यार है और आप खुद इतने हैंडसम हैं। अब ये मैं अगर बात बोलूंगी तो बोलेंगे देखे हेमा जी फ्लर्ट भी करती है। नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं सामने से, यू आर वेरी हैंडसम। और जितना मुझे अभी बहुत कम बातचीत में समझ में आया कि कहीं ना कहीं आप इंसान को बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं कि इंसान की जिंदगी क्या और एक्चुअली इंसान है क्या, जो मुझे महसूस हुआ। ठीक है, लेकिन हेमा जी आपको लोग जानते हैं वायरल भाभी के तौर पे, बोल्ड हेमा के तौर पे, सेंसेशन हेमा के तौर पे, दबंग हेमा के तौर पे, लेकिन आप अपने को कैसे डिफाइन करती है? जैसा लोग जानते हैं मैं वैसे ही हूँ, जैसा समय है वैसा मैं हूँ। आप मेरे से प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करूंगी।
और मेरे मूड के ऊपर भी होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार मेरे को नहीं करना यार, जो करना है कर लो तुम। कभी कभी मुझे लगता है मुझे थोड़ा सेक्सी भी दिखना चाहिए, तो फिर मैं थोड़ा अच्छी सेक्सी पहन के, साड़ी पहन के चली जाती हूँ, जो वीडियोस निकल जाती हैं। और मस्त मौला मैं हूँ, पैप्स बोलते हैं हेमा जी एक डांस हो जाए, डांस कर देती हूँ, वो भी वायरल हो जाता है, उसमें लोग ट्रोल भी करते हैं, देखो ये हर इवेंट में डांस कर देती है। सो एक्चुअली मैं वो करती हूँ जो मेरा दिल करता है, और मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं। तो जितना भी आपने मेरे बारे में बोला है, मैं वो सब हूँ। दबंग इसलिए हूँ कि जो लोग बात कहने से डरते हैं, मैं कह देती हूँ, और फिर मैं सोचते नहीं कि फायदा होगा नुकसान होगा, जो सच था मैंने कह दिया। लेकिन हेमा जी, फेम मिलना और फेम को संभाल पाना, दोनों को आप कैसे देखती हैं? फेम मिल जाने के बाद डबल मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले भी आप मेहनत करके फेम तक पहुंचते हैं, लेकिन फेम मिल जाने के बाद आपको और ज़्यादा आपका 100% देना पड़ता है, और जनता तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है, जनता के बीच में बने रहना पड़ता है, और अपना बेटर वर्जन भी दिखाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है आफ्टर फेम पाने के बाद कि आप सोचो कि अरे मेरा तो हो गया। नहीं, अब तो आपको उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपका वो फेम कम से कम उतना तो बना रहे, कम भी ना हो तो और भी ज़्यादा बने रहने के लिए कहते हैं ना कि स्टार बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार बने रहना उसी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि मैं अकेली सब करने वाली, और जनता तक अपनी बात पहुंचाना, और कभी कभी यहाँ चल रहा होता है लेकिन वो बात कन्वे नहीं कर पाती हूँ, तो वो दिन चला जाता है, और एक एक दिन जब जाता है तो महीने वेस्ट हो जाते हैं। तो ये मैं समझी हूँ कि वो फेम को बनाए रखना कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है मेहनत वाला काम है। लेकिन इतनी ट्रोलिंग होती है, इतनी कंट्रोवर्सीज में आप रहती हैं, आपको लेके भी कई कई तरह के बयान आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप सहती हैं, और जितना मैंने आपसे बात की अभी तक, मुझको आप बहुत सुलझी हुई लगी। इतनी सुलझी हुई हेमा के जीवन में इतनी उलझन कैसे? मैं आपको सुलझी हुई लगी हूँ ना, मेरी जिंदगी तो उलझी हुई है ना। कैसे पर? देखिए, किस्मत नाम की एक चीज होती है, है ना, और जिसकी चमकती है उसकी बड़े से चमकती है, और किस्मत कहते हैं कभी कभी बड़ी कुत्ती चीज भी होती है। तो आई थिंक कभी कभी हम तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हमारी किस्मत सही नहीं होती है। तो मैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल हूँ, और कहते हैं ना कि यार बड़ी लड़की सर्वगुण संपन्न है, जो भी कोई मुझे देखता है कि यार बड़ी अच्छी है, कैसे पॉसिबल है, लेकिन किस्मत जब लिखा होता है तो इंसान रॉन्ग डिसीजन लेता है, और उसके साथ वो होता है। तो आई थिंक पर मैं समझती हूँ कि अगर उल्टे सीधे कुछ चीज़ नहीं होंगे तो फिर आपकी लाइफ नॉर्मल होगी, और नॉर्मल इंसानों की जो कहानी होती है उसके ऊपर कोई किताब नहीं लिखता है। ठीक है, तो थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए, और मिर्च मसाला होने के साथ साथ आपके अंदर हिम्मत होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ऊपर वाले ने मुझे हिम्मत भी दी, उलझी हुई ज़िंदगी तो दी, लेकिन साथ ही साथ हिम्मत भी दी, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। और इससे मुझे ये सीख मिली है कि कोई भी उलझन, कोई भी बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसमें आप उलझ जाओ और आप दुनिया से मतलब अपने आप को ख़त्म कर लो। एक ना एक दिन सब ख़त्म हो जाता है, ट्रोलिंग भी ख़त्म हो जाती है, उलझने भी ख़त्म हो जाती है, बस आपको हिम्मत रखनी है। तो मैं उसी के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि एक दिन मेरी लाइफ भी स्टेबल होगी, अच्छी होगी, शांतिपूर्वक होगी, जैसे मैं चाहती हूँ। लेकिन कोई भी अपनी जिंदगी का जब हमसफर चुनता है तो क्या चाहता है? एक खूबसूरत लड़की हो, जिसकी स्माइल इतनी प्यारी हो, जो पॉपुलर भी हो, जो एक कंप्लीट पैकेज हो। आप में वो सब कुछ गुण दिखाई देते हैं, आप खुद भी मानती हैं, लेकिन एक बार रिश्ते का ना चलना, ब्रेक हो जाना, फिर दोबारा वही रिपीट होना, ये कैसे हो गया? चूक कहाँ थी असल में? आप क्या भाप नहीं पाई? क्योंकि मैं तो आपको बहुत पारखी समझ रहा हूँ, क्या आप दो बार एक गलती कर गई? देखिए, मैं कभी इंसान के चेहरे पे नहीं जाती हूँ। मेरे लिए इंसान बिहेव कैसा करता है मैटर करता है, और कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, और अक्सर खूबसूरत लड़कियां शादी के लिए नहीं बनी होती हैं। ठीक है, और ये गलत हो जाता है कि यार इतनी खूबसूरत है तो इसकी शादी, तो यार इसको तो हस्बैंड बड़ा प्यार करता होगा। ये गलत है। कभी कभी अक्सर खूबसूरत लड़कियां ही कमरे में अकेले रो रही होती हैं, ये सच बात है, और उनके हस्बैंड जो है कहीं ना कहीं उनसे माइनस ही मिलते हैं। और आपने जो बोला पहली गलती, फिर उसके बाद दूसरी गलती, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी तो गलती सो है, लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी पहली भी शादी जो है पहली भी टूट चुकी है। तो मैं दोनों की सेकंड वाइफ रही हूँ। ठीक है, तो जब जिन्होंने पहली छोड़ी है तो आप उनकी तरफ भी थोड़ा सा, चूंकि अब मैं पब्लिक फिगर हूँ तो मेरे ऊपर ज़्यादा आईना आता है,
तो अगर वो इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र होते तो शायद पहली वाली को भी नहीं छोड़ते, चाहे पहले की बात करें चाहे दूसरे की बात करें। तो पर चूंकि समाज जो है औरत को ही ज्यादा देखता है, डिवोर्सी औरत के ऊपर ही ज्यादा लगता है, आदमी को कोई नहीं कहता, है ना। तो ये हमारे समाज का जो है थोड़ा सा दुर्भाग्य है। पर आई थिंक समय के हिसाब से अब चीज़ें बदल रही हैं और ये मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि हर कोई शादी के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग शादी के ऊपर भी चीज़ें होती हैं, समाज के लिए होती हैं, देश के लिए होती हैं, उनके लिए बने होते हैं। तो आई थिंक मैं उनमें से हूँ। मैं शायद शादी के लिए बनी नहीं थी, हालांकि मैं हाउस वाइफ बनना चाहती थी और इसलिए मैंने शायद दूसरी शादी की होगी। अगर मुझे एक्ट्रेस बनना होता, फेम पाना होता, तो मैं शायद दूसरी शादी करती नहीं। मैं एक छोटी सी दुनिया चाहती थी और एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी चाहती थी, बट चूंकि वो मेरे नसीब में नहीं थी और ये सब हो गया। और जैसे ही मैं दूसरी शादी से पूरी तरीके से अलग भी नहीं हुई थी, ऊपर वाले ने मुझे इतना बड़ा फेम दे दिया 6 महीने के अंदर। और मैं फाइनेंशियली उस वक्त बड़ा सफ़र कर रही थी, ज़िंदगी के सबसे मुश्किल हालात में मैं अकेले अपने 2 बच्चों के साथ थी और ऊपर वाले ने 6 महीने के अंदर मुझे वो फेम दिया जिसकी वजह से आज मैं अपने दोनों बच्चों को पाल पा रही हूँ। तो कहते हैं कि ऊपर वाला जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। मैं सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हूँ कि एक आदमी गया तो ऊपर वाले ने इतना बड़ा फेम दे दिया जिसकी वजह से आज मैं खुद भी रोटी खा पा रही हूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ा पा रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, मुंबई शहर में रह रही हूँ। तो मेरे जैसी, अब चूँकि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, गाँव-गाँव में बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं, आदमी भी हैं उसमें, औरत भी हैं, कि डिसीजन गलत हो जाता है, अच्छा इंसान भी होता है। अब मैं यहाँ पर उन दोनों हस्बैंड को भी ये नहीं कहूँगी कि वो भी बुरे थे। मैं बोलती हूँ कि उनकी भी कुंडली खराब है, उनकी भी किस्मत खराब है। मेरी तो चलो है सो है, उनकी भी इसलिए पहले टूट गई। तो ये किस्मत का दोष होता है। कभी कभी ना तुम बुरे ना मैं बहुत अच्छी। लास्ट में एक मैच्योरिटी क्या बोलती है कि अरे यार सब किस्मत का दोष है, चलो छोड़ो, जो होना था वो हो गया। वो हम आक्रोश में आके कभी कभी दूसरे के ऊपर थोपते हैं, अरे वो बुरा था इसलिए ऐसा हुआ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं ही अच्छी हूँ, वो मेरी किस्मत में लिखा था। दूसरी चीज़, मेरी गलती क्या हुई कि मैंने अपने ऊपर डाउट किया कि मैं एक अकेले बच्चे को नहीं पाल सकती। जैसे मेरा पहला बेटा था तो मुझे लगा आई नीड समवन जो मेरे बेटे को एजुकेशन कराए। ठीक है, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी कैपेसिटी या मैं कितनी कैपेबल हूँ मैं समझ नहीं पाई। आज मैं 2 बच्चों को केयर ले रही हूँ। ठीक है, मुंबई शहर में, वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो सिटी में मैं रह रही हूँ। तो कभी कभी हम अपनी जो खूबियाँ होती है सेल्फ डाउट कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो, और अगर वो मैं नहीं करती तो शायद ये सब नहीं होता। पर अगर मैं वो कर लेती तो ये मेरे जीवन की दूसरी कहानी नहीं बनती, ये दूसरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आना था। आप समझ रहे हैं? तो जब किसी को आना है तो कोई ना कोई तो मिलेगा, भगवान तो डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं मैं आज समझती हूँ घनश्याम जी, ये दोनों बच्चों की सेवा मेरे नसीब में लिखी हुई है। ठीक है। और मैंने हस्बैंड छोड़े, मैंने बच्चे नहीं छोड़े। मैं यही कह रहा था, क्या बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है? हाँ, और बाप बच्चे छोड़ सकता है, माँ नहीं छोड़ पाती? देखिए ये तो बड़े दुख की बात है कि मतलब तुम कुछ भी करो, मेरे से नहीं जमा, मैं बुरी हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे है ना, और दोनों को बेटे हैं, दोनों मुंबई शहर में रहते हैं। ठीक है, और 1 रुपया जो अगर आप इधर गिर जाए तो मे भी आप केयर भी नहीं करेंगे, आप उठा के उधर रख देंगे, पॉकेट में भी नहीं रखेंगे आप, है ना, क्योंकि 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 रुपया भी मुझे मिलता नहीं है दोनों से, कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, पहले वाले हस्बैंड से मैंने कोई एलिमनी नहीं ली है। उन्होंने बोला था मैं अपने बच्चे का स्टडी कराऊंगा, जो उसके भी कोई वो हकदार नहीं है। उसके अलावा बच्चे से मिलते तक नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो अब ये बुराई आप समझ लो कि मैं बुराई कर रही हूँ ऑन कैमरा, या मैं सिर्फ एक नॉर्मली बात बता रही हूँ, वो आपके ऊपर है। दूसरे वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कमाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। 4 साल का बच्चा हुआ भी नहीं है, उसको बिना देखे वो जीते हैं, 1 रुपया देते नहीं हैं। ठीक है, अपनी दुनिया में मस्त हैं, अय्याशी करते हैं। तो अगर मैं उनकी तरफ ध्यान दूंगी तो मेरे पास तो जिम्मेदारी है घनश्याम जी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बोथ चाइल्ड, है ना। तो मैं उसी में लगी हुई हूँ कि तुम्हारा बुरा अच्छा तुम देखो, मेरे पास समय ही नहीं है देखने का, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है। तो मैंने हस्बैंड छोड़े, और वो भी छोड़े हैं जब बात आत्मसम्मान की आई, डोमेस्टिक वायलेंस की आई, जब मुझे गवार कहा गया, जब मुझे बोला गया तुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैं तो भाई भेड़ बकरी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। प्रॉब्लम क्या हो गई, इन्होंने आप कह रही हैं इतनी बड़ी सेंसेशन, इतनी बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटी के साथ
होम वायलेंस हुआ, मारपिटाई हुई? हाँ, वो तो आई थिंक घर घर में होता है। आज मैं आपको ये बता देती हूँ, बड़ी जो औरतें हैं, एक्ट्रेस हैं, जो बड़ी एस्टैब्लिश औरत हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी में काम कर रही हो, इंडिपेंडेंट वुमेन है, उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये वहम है कि सिर्फ गांव में जो लड़की बैठी है, अनपढ़ गँवार गरीब लड़की के साथ ही होता है। बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अभी जो है वो कंजी आँखों वाली हैं, जेनिला कुछ तो है। अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा। उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है यार, वो अब्रॉड में रहती हैं। तो घर-घर की कहानी है। या आप ये ईशा कोप्पिकर जो है, या जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हैं, ये डिवोर्स लेती हैं। आपको क्या लगता है क्यों लेती हैं? क्या इनको पैसे नहीं मिलते हैं? ईशा देओल जी ने क्यों लिया होगा? आप ये भी तो सोचिए ईशा ना। कोप्पिकर, हाँ। हाँ, नहीं, ईशा देओल और ईशा कोप्पिकर दोनों की बात करें, दोनों का डिवोर्स हुआ है। अच्छा। तो आप बताइए उनको क्या ज़रूरत है, वो अलग भी तो रह सकते थे सेपरेट। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना जिसकी वजह से इतने बड़े घर की इतनी बड़ी एक्ट्रेस, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो वो भी तो फैसला करती हैं। तो ये वहम है कि बड़ी एक्ट्रेस के साथ, बड़ी इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ कुछ नहीं होता है, उनके साथ भी वही होता है। लेकिन क्या होता है कि इतना बड़ा नाम है, कहने के लिए शर्म आती है। और उनका क्या होता है कि अंदर ही अंदर सेटल हो जाता है। किसी की छप जाती है, किसी की छुप तो जाती है। आपके साथ मारपिटाई पहली शादी में हुई, दूसरी दोनों में हुई है, दोनों में हुई है, दोनों में ही मेरे साथ सेम हुआ है। मेरा पहली शादी में भी गोल्ड, मैं बहुत सीधी शादी थी, मित्तू फाइनेंस में गोल्ड रख दिया, और कि मैंने ऐसी जगह गोल्ड रखा है जहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये बोल के मैंने कहा ठीक है ओके। जब उनको पैसे की प्रॉब्लम आई तो मैंने बोला वो गोल्ड रखा है, सबसे पहले आप वही गोल्ड दे दो, तो पता चला गोल्ड ही नहीं है। तो झूठ पे झूठ बोल के सारी चीज़ें हुई। फिर एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब तो नहीं जमेगा, तो फिर मैं अपने बेटे को लेकर अलग हो गई। फिर इस बीच में ये बड़े दूसरे सर आ गए, इन्होंने अच्छा बनने का जो है ऐसा किया कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मुझे लगा मुझे कौन सा ज़िंदगी में हीरोइन बनना है, शादी करके सेटल हो जाते, घर होगा, बच्चे का ख्याल रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा बेटा हुआ, सेम सिचुएशन थी। क्या हुआ कि जैसे ये फादर बने, मेरे बड़े बेटे के साथ इन्होंने मिसबिहेव किया, जो बिल्कुल भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो आप मेरे साथ करते तो शायद समाज की वजह से मैं इस रिश्ते को निभाती रहती, पर बेटे के साथ नहीं करना चाहता, क्योंकि बेटा ही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने शादी की थी। सही बात है। तो 3 साल हो गए। जब 3 साल के बाद एक दिन ऐसा वक्त है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होता है हमारे समाज में, ये भी मेरे हिसाब से तुमने काम नहीं किया तो डिवोर्स दे दूंगा, उससे बात की तो डिवोर्स दे दूंगा, मुसलमान जैसे लोगों में होता है ना, तलाक कर दूंगा। तो वो डिवोर्स मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा शब्द जो सुना है वो है डिवोर्स, चाहे पहली शादी हो चाहे दूसरी शादी हो। अब एक समय ऐसा आया 3 साल, या तो मेरे ग्रह बदले, या तो मेरी कुंडली के दोष ऐसे बदले, या मैंने वो घर बदला। वो पता नहीं घनश्याम जी जो डिवोर्स सुनती थी, मैंने कहा भाई अब मैं, तुम तो कहते हो मैं दूंगी। दूसरी शादी में मैं डिप्रेशन में भी गई हूँ। मेरे जैसी लड़की डिप्रेशन में जाना बहुत बड़ी बात है। फिर अपने आप को हील किया, फिर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो मैं मतलब टूटी नहीं, मेन चीज़ ये है मैं टूटी नहीं। मैं अपने आप को जैसे तैसे मेंटली यहाँ से ये कर लेते हैं एंगेजमेंट में रखी। और इसकी बदौलत फिर वो डिप्रेशन में थी तो वायरल भाभी, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, और मेरी ज़िंदगी की सच्चाई हो गई है ना। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, ज़िंदगी बर्बाद हो गया। उनको आता ही नहीं है उनसे, है ना, होता ही नहीं है। अब देखिए वो वीडियो से ही डिप्रेशन में थी, छोटे से अलीगढ़ शहर में थी, इतने बड़े कमरे में 7 महीने रही। मुंबई में जो लड़की 15 साल से रह रही हो, आप उसको कमरे में जाके रख दो हैं, और जो है फिर उसको अजनबी लोगों के बीच में, और फिर जो है बच्चे के ऊपर टॉर्चर। मुझे एक्चुअली क्या हुआ, मुझे महसूस हुआ कि ये फैसला मेरे बच्चे के लिए बड़ा गलत ले लिया। जब ये मुझे रियलाइज़ हुआ ना घनश्याम जी, तब मैं टूट गई। और मैंने हमें सिखाया, मैं आपको बताती हूँ, ये जो भी लोग देख रहे हैं, कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर चेक करना हो ना कि आपकी ज़िंदगी सही चल रही है गलत चल रही है, तो आप चेक करो कि क्या आपको मन का सुख मिल रहा है, या आपको तन का सुख मिल रहा है, या धन का सुख मिल रहा है। ये तीनों सुख में से एक तो सुख होना चाहिए ना घनश्याम जी। सही बात है। तो मैंने कॉपी पेन लिया और मैंने कैलकुलेट किया, तो तीनों में से क्रॉस आया, ना मन का सुख, ना तन का सुख, ना धन का सुख। और मैंने बहुत पैसे वाले आदमी से शादी की, मतलब आज के टाइम पे उनकी सैलरी कुछ 12 लाख के आसपास, ठीक है। कहते हैं कि पैसा सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है, तो भैया हेमा शर्मा ने पैसे वाला आदमी छोड़ दिया। जब बात सुकून की आई, सम्मान की आई, और अपने जब बच्चे की आई, तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हेमा
तीनों सुख में से एक भी सुख नहीं है, और ऊपर से तेरा बच्चा सुख मतलब खुश नहीं है। आज मेरा बेटा, मैं, दोनों बेटे, हम बहुत सुकून से रहते हैं। और मेरा बेटा बड़े वाला बोलता है, मम्मी ये बहुत अच्छा आपने फैसला लिया। मेरा बेटा डर डर के रहता था, और हमको जैसे, चूँकि वो पैसे वाले थे, तो जैसे हम बिज़नेस क्लास में जा रहे हैं तो तुम दोनों की औकात है बिज़नेस क्लास में घूमने की। मेरे बड़े बेटे को जैसे आईफ़ोन, तेरे बाप की औकात थी क्या आईफ़ोन देने की? हालांकि आज तो सब्जी वाला भी लेके घूमता आईफ़ोन, है ना। तो ये हमको बोला जाता था, तो वो ऐसा लगता था मुझे। गलती पता क्या हुई मेरे से? तो जो हुई सो हुई। इन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी की जो लड़की बोलना भी जानती है, जो लड़की को दिखता भी बढ़िया, क्योंकि आंखें भी सुंदर है मेरी, पर दिखता भी मुझे अच्छे से है। और अगर अपने बचाव की बात आए तो मैं भागना भी जानती हूँ। तो इन्होंने लड़की गलत चूज़ की, ठीक है। पहले वाली लड़की का नहीं मुझे पता, शायद वो भी गलत चूज़ की होगी, तभी तो वो भी चली गई ना, है ना। या तो अब ये खुद ही गलत है। तो अब आप आदमी ज़ात हैं, एक ऑडियंस है, आपके सामने बात कर रही हूँ। अब आपका जैसा दिमाग होगा वैसा आप सोचेंगे मेरे बारे में। चूँकि मैं बोलना जानती हूँ तो लोगों को लगता है ये भी तो सियाणी है, देखो कैसे बोलती है, ये इतना बोलती है कैमरे पे आके, तो इसकी अपने आदमी को कितना बोलती होगी। आप समझ रहे हो? बोलना जानती हूँ अपने हक के लिए, इसलिए ही मैं अलग हुई हूँ। अगर बोलना नहीं जानती तो मैं इस रिश्ते से अलग नहीं होती, वहीं घुट घुट के जी रही होती। तो बेटे के सामने आपको पीटा भी गया कभी? बेटे के सामने मुझे पीटा गया है, मेरे सामने मेरे बेटे को पीटा गया है। तो वो बहुत गंदी ज़िंदगी थी। अगर मुझे मेरी आज मेरी जो भी उम्र है, इस उम्र में अगर मैं आपको पूछूं, मैं आपको बताऊं मेरी ज़िंदगी के सबसे गंदे साल तो 2021 से लेके 2024 तक, जब तक मैं उनके साथ थी। कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुआ बच्चे हाँ, बच्चे के सामने? हाँ, तेरी माँ, अब क्या बोलूँ, आप इसको बीप कर देना, आर है, तेरी माँ ही गंदी है, इसलिए तभी तो पहले वाला जो है रिश्ता ख़राब हो गया। तेरी मम्मी जो है उससे बात करती है, उससे बात करती है। ये बहुत कॉमन हो गया है ये जो है ना। अब ये घर में आदमी जो रहता है वो तो करते करता, सोशल मीडिया पे जो आदमी आपको फॉलो करता है उसको भी अधिकार मिल गया है। अगर आपके हिसाब से उसने वीडियो नहीं बनाई, अरे ये तो आर है, इतना ईजी हो गया आजकल ये आर बोलना। लेकिन अगर अभी कोई बोले मेरे सामने घनश्याम जी, तो मुझे नहीं पता मैं उसका क्या हाल कर दूंगी। चाहे उस आदमी से, अगर किसी औरत मेरे सामने आपके स्टाफ में अगर कोई एक आदमी औरत को बोल दे, तो मुझे पता नहीं मैं उसका क्या हाल कर दूंगी। अब इतना मैं इस शब्द से चिढ़ गई हूँ, और इतना मैंने ये सुन लिया है दोनों मेरी पर्सनल लाइफ में, कि सुनते ही ऐसा लगता है कि इस साले को कुत्ता बना दूं मैं मारते मारते। अभी मेरी एक दोस्त है, शी इज़ वेल सेटल इन दिल्ली, ओके, एंड वही अपना जो है पूरा परिवार चला रही है, और उनके हस्बैंड उनको आसानी से बोल देते हैं, आर कहाँ कहाँ क्या कर रही है, किसके साथ है, कहाँ मरवा रही है। आप बताइए। जब मैंने वो सुना, मैंने बोला, मैंने कहा भाई ये फेक लाइफ जी रही हो तुम, क्योंकि जब तुम आती हो तो डॉक्टर बोलते हैं तुमको, और वैसे तुमको घर में जाके जो ये है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि आप कितनी रियल लाइफ जी रहे हो। सुबह उठ के आपके आसपास कौन है, आपका अपना है कि नहीं है। मेरे तो है, जब मैं उठती हूँ मेरे दोनों बच्चे मेरे पास होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेते हो कि कोई और लेता है? मैं ही लेती हूँ। मुझे क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या डिसीजन घर में क्या आएगा, बाहर क्या होगा। उसके बाद आप सुकून से सोते हो। हाँ जी, मैं तो सोती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर किसी का कर्जा नहीं, मैंने किसी की चोरी नहीं की। मेरे 7 लोगों ने चोरी की है, दोनों शादी में मेरे चोरी हुआ है। मेरे जो दूसरे हस्बैंड थे उन्होंने गोल्ड चुरा लिया, जब उनको पता चला कि डिवोर्स देने पे स्त्री धन इनको देना पड़ेगा, तो उन्होंने वो तुरंत चुरा लिया। जब ये चुराया, उसके 5 दिन बाद ही मेरा बिग बॉस का ऑफर आ गया था। मैंने सोचा, हेमा ये 40 लाख का गोल्ड चुराया, लेकिन नाम जो होता है वो जिंदगी भर होता है। आप समझ रहे हो? मैंने कहा इन्होंने चुराया, वो उसमें मंगलसूत्र भी है, कंगन भी है, वो भी उनको पहनने चाहिए। एक अंगूठी तो पहन ली, लेकिन वो भी पहनना चाहिए, वो भी तो गोल्ड है ना। और नाक की भी थी, उसमें मंगलसूत्र 2 थे, दोनों पहनो, जितने भी पेंगल्स हैं उसमें, वो हाथ में भी पहनो आप, तभी तो मतलब है ना चुराने का। अगर आपने भी यहाँ से ले जाके रख ही दिया तो फिर यहाँ भी तो रखा ही था। अगर मैं चोर होती तो वहाँ मिलता ही नहीं आपको। तो एडवोकेट ने मुझे बहुत बोला, हेमा वो गोल्ड निकाल लो, उस पर तुम्हारा अधिकार है। मैंने कहा जी मैंने चोरी नहीं की आज तक, मेरे घर में रखा, कौन चुराएगा। लेकिन वो ले गए, पुलिस स्टेशन गई, लेकिन कंप्लेन नहीं की, क्योंकि मुझे लगा मेरे पीछे मेरा छोटा बच्चा है 3.5 साल का, मुझे अगर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। तो हमेशा माँ
सब कुछ त्याग करके अपने बच्चों के लिए सोचती है। और मैं ही दुनिया की कोई अनोखी माँ नहीं हूँ, ऐसी न जाने कितनी औरतें हैं जो अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी जी रही हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, और कुछ भी करके, बर्तन मांज के, कुछ भी जो भी उनको तरीका मिलता है वो कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। और इसमें आई थिंक औरत का सम्मान होना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि मैं प्योर ज़िंदगी जी रही हूँ। घर जाती हूँ, मुझे मेरा बच्चा भी देख के खुश होता है, एक लड़की रखी हुई है वो भी देख के खुश होती है, तो ये प्योर ज़िंदगी है। पर आपके पास तो जिंदगी जीने के लिए बच्चों का सहारा था, लेकिन अगर ये सहारा नहीं होता तो क्या फिर ये जिंदगी इतनी आसान होती? देखो, जिम्मेदारी कम होती है, जिंदगी तो आसान फिर भी होती है। जिंदगी जीना आसान मुश्किल ये सब अपने ऊपर होता है और इस दिमाग के ऊपर होता है। अब मेरे पास काम करने का बहाना मुझे मिल गया है कि मुझे करना ही पड़ेगा। अगर बच्चे नहीं होते तो अब मैं जितना कमाती हूँ मैं थोड़ी और लग्जरी लाइफ जी रही होती। मैं आपको बता देती हूँ, आज जो मैं कमाती हूँ वो सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए साइड में रखती हूँ, तब उसका जो बचता है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एक सेलिब्रिटी होने के नाते, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, वो मैं खर्च करती हूँ। तो ये तो बच्चे नहीं होते तो क्या ये सब होता, वो नहीं होता, दोनों चीज़ें अलग है। बच्चे नहीं होते तो शायद मैं और फ्री लाइफ जी रही होती। मुझे तो फिर आप हमेशा फ्लाइट में देखते, मैं तो फिर सोशल मीडिया पे, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है। और मैं इनको बोलती अरे ठीक है छोड़ो, मुझे कुछ कहना सुनना ही नहीं है। अब कहना सुनना इसलिए होता है कि भाई थोड़ा तो इंसान बनो, फादर नहीं बन सकते तो इंसान तो बनो, कुछ तो बनो। वैसे भी तो तुम दूसरों के ऊपर खर्चा कर रहे हो, अपने बच्चों के ऊपर करो। तो अभी दोनों डिवोर्स हो गए हैं आपके? दूसरा मेरा ऐसा हुआ है कि धोखे के ऊपर जब मुझे बिना बताए एक्सपार्टी डिवोर्स करा दिया अलीगढ़ में। अच्छा। मुझे वो पता ही नहीं है। अच्छा। मेरा वहाँ पर भी हक मार दिया गया। फिर उन्होंने ये गलती की कि सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब मुझे किसी ने भेज दिया तुम्हारा डिवोर्स हो गया, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने जो है एडवोकेट को भेज के वहाँ पे मैंने अपील लगाई। अच्छा। तो मेरा मुंबई में मेंटेनेंस चल रहा है, 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में मेरा कोई रिप्लाई, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है। वो जितना झूठ पेपर लगा सकते थे वो लगाते हैं, उनके हिसाब से तो मैं बहुत लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। तो चल रहा है, जब होगा तो होगा, लेकिन मुझे तो बच्चों के लिए कमाना है, जो मेरी जिंदगी की सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। हर महीने मुझे कमाना है, घर का रेंट देना है, नहीं तो मेरे बच्चे तो सड़क पे आ जाएंगे। तो दुनिया जो सोचती है वो सोचे। अच्छा, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कभी किसी लड़की का अगर डिवोर्स हो रहा हो या कभी वो हस्बैंड से अलग हो रही हो तो प्लीज़ ना मायके जाएं ना ससुराल जाएं। मायके जाओगे तो भी आप कमज़ोर पड़ोगी, ससुराल जाओगे तो भी आप कमज़ोर पड़ोगी। मैंने ये दोनों दरवाजे बंद रखे, ना मुझे मायके चाहिए ना ससुराल चाहिए, और ना ही मेरा कोई बात, मतलब मायके से तो मेरा बातचीत होता है, ससुराल तो मेरे ना पहले वाली से कोई मतलब है ना दूसरी वाली। अच्छा, इससे ये भी साबित होता है कि हस्बैंड तो निकले वो मेरे ससुराल वाले भी उनके ऊपर निकले कि जो अपने पोतों को, बेटों को या जो भी लगता है पूछते ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि खानदानी क्या है ना, कि कम से कम कहते हैं ना कि तुम मरो, जो करना है मरो गिरो, बच्चों को मत परेशान करो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, बच्चे परेशान मत करो, तुमको जो करना है करो, नहीं जम रहा है तो अलग हो जाओ, लेकिन बच्चे सफर मत नहीं करने चाहिए। तो दोनों मेरे जो ससुराल हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका पोता जिंदा है, खा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनको फायदा हो गया कि चलो ये बहू निकल गई, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारे हिस्से में आ गई। ये दोनों मेरे ससुराल की, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर कर्म नाम की चीज़ होती है घनश्याम जी, तो उनको उसका फल अवश्य मिलेगा। ये दोनों हस्बैंडों ने अगर मेरे साथ गलत किया है, ये तो मैं अगर बोल रही हूँ आपको कि मेरे साथ गलत किया है, अगर भगवान के उसमें लिखित खाते में किया है तो कहीं ना कहीं से आपको खबर मिलेगी कि हाँ ऐसा हो गया उनके साथ, वैसा हो गया। ये साल भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है। और मैंने अगर अच्छे कर्म किए तो आप मुझे और तरक्की करते हुए देखेंगे। तो हेमा जी, बहुत सारी बातें आज हो रही हैं, लेकिन बिग बॉस की कहानी भी लोग आपसे जानना चाहते हैं। बिग बॉस में आपकी साड़ियाँ बड़ी फेमस हुई, वो साड़ियाँ कहाँ से आई? वो साड़ियाँ तो खैर मेरी पहली शादी से थी। हाँ। और आफ्टर बिग बॉस वो मैंने सब गरीब औरतों में दान दे दी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जैसे बिग बॉस से निकली तो मुझे कहीं से सुनाई आई कि वो जो बिग बॉस में साड़ी पहन रही थी वो 25 हज़ार की साड़ी थी। तो जैसे ही मुझे थोड़ा इंटरव्यू से फुर्सत मिली, मैंने पूरा बैग भरा और सब गरीब औरतों को दे दी। बिग बॉस की जर्नी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, इसलिए आपको पता होगा मेरा सलमान जी के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। तो
सब ने बोल दिया था कि इसका करियर खत्म। दबंग 3 में आप थी? मैं दबंग 3 में थी, ओपनिंग मुझसे होती है, हम्म, मेरे बाद ही सलमान जी आते हैं। हम्म, और ख़ास बात यह है कि मेरे जन्मदिन पे ही वो रिलीज़ हुई थी। अच्छा। और दबंग 3 की बात यह है घनश्याम जी, वो फ़िल्म में करना चाहती थी। हम्म, आज तक मैंने वही काम किया है जो मैं करना चाहती हूँ। हम्म, बिग बॉस भी मैं करना चाहती थी, इसलिए मैंने किया है। हम्म, दबंग 3 मैं करना चाहती थी, इसलिए मैंने किया है। मेरी पहली फ़िल्म धर्मेंद्र जी के साथ थी। और ये कहीं न कहीं ये मैसेज पहुँचाती है कि चूँकि मेरा नाम हेमा है, तो कहीं न कहीं ये मेरा कनेक्शन, और पहली फ़िल्म में भी सलमान जी का गाना रहा है। यमला पगला दीवाना? दीवाना फिर से अच्छा, थर्ड, ओके। दैट वाज़ माय फर्स्ट फ़िल्म, 2017 में वो आई थी। हम्म, फिर उसके बाद अनुपम खेर जी के साथ वन डे फ़िल्म, उसमें मैंने स्पेशल डांस किया हुआ है। फिर उसके बाद दबंग 3, चूँकि मैं आपको बताऊँ, मैं इंडस्ट्री में सलमान जी की वजह से आई। मेरा बड़ा दिल था कि मुझे सलमान जी से मिलना है। अब जो मैं लोगों को बोलती थी तो वो लोग हँसते थे कि अरे सबको ही तो मिलना होता है, ठीक है। अब मैं जितना जिससे कह सकती थी मैंने कह दिया। मेरी बात को ना, इस बात को लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे। मेरा क्या नेचर है घनश्याम जी, अगर मैं आपको कोई चीज़ अगर बोल रही हूँ ना, तो वो मैं एक ही बार बोलूँगी। अगर आपने कर दी तो अच्छी बात है, नहीं की तो मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। मतलब मेरा ये कि मेरी बात को वैल्यू मिलनी चाहिए। सही बात है। अब एक दिन 2013 में मैंने डिसाइड किया कि अब सलमान खान जी से मैं खुद मिलूंगी। और मैंने उस जोश में आके ऑडिशन दे दिया क्राइम पेट्रोल में। अच्छा। वो पहले दिन मैंने 2013 में स्टेप लिया और वहाँ से मेरा सिलेक्शन की ओके करो आप। फिर 1.5 साल मैंने मुंबई छोड़ दी, वो मेरी पहली शादी की वजह से। ओके। वो बहुत लफड़े हो गए थे, तो मुंबई से मेरा पैकअप हो गया और मैंने कसम खाई कि मैं कभी मुंबई नहीं आऊँगी। ठीक है। अब 2015 में मुंबई ने मुझे वापस बुलाया। ठीक है। आते ही अमेरिका, दुबई, गोविंदा जी के साथ डांस शोज, ये सब वो सब, और वहाँ से मेरी जो है इंडस्ट्री का करियर शुरू हुआ। अच्छा। 2016 में एक अशोक सम्राट सीरियल आता था, वो मिल गया ऐसे ही जान पहचान से। 2017 में यमला पगला कर ली। 2018 में वन डे फिल्म की शूटिंग कर ली। और दबंग 3, तो दबंग 3 में मैंने कहा भाई मेरे को इसमें पासिंग शॉट भी होगा तो भी चलेगा, मेरे को ये दबंग 3 चाहिए। और भगवान जी को रिश्वत, मैंने कहा भगवान जी ये करूंगी वो करूंगी, फिर आदमी ढूंढा। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे जो काम करना है ना, मैं उसके हिसाब से एक आदमी ढूंढती हूँ, कॉन्टेक्ट ढूंढती हूँ। तो निकाला, यार दोस्तों को बोला, मैंने कहा भाई मेरे को करना है, बोले ओके। अब जो है भगवान ने जो है उसमें चमत्कार कर दिया। मैंने तो पासिंग शॉट मांगा था, उसमें मेरा पूरा सीन मिला। अच्छा। ठीक है। पहला सीन 5 लाइनें थी। मेरी जिंदगी के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रही थी। पहला सीन मेरा सलमान जी के साथ था। वो सीन पर बाद में चेंज कर दिया सलमान जी ने कि नहीं इनको अकेले करो, मेरी बात में एंट्री रखो। लोगों ने बोला हेमा सीन तो हो गया, अब देखना ये प्रभु जी तेरा कितना सीन रखते हैं, क्योंकि वो सीन कट कर देते हैं। मैंने कहा ये भी साला टेंशन है, एक सीन तो हो गया। पता चला अगले दिन फोन, हेमा यू आर वेरी लकी, प्रभु जी ने तेरा एक भी सीन नहीं काटा, उल्टा क्लोजअप लगाया है। अच्छा। ठीक है। मैंने कहा ओके। उसके बाद चमत्कार ये है कि ये फिल्म रिलीज हो रही है मेरे बर्थडे पे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इससे पहले मैं इंटरव्यूज़ दे चुकी थी दबंग यमला पगला के टाइम पे कि मेरा कहीं ना कहीं सलमान खान जी के साथ कनेक्शन है। क्योंकि मैं उनके घर जा चुकी थी, जहाँ से वो गैलेक्सी से हेलो बोलते हैं ना, मैं वहाँ बैठ के चाय पी चुकी थी। उनके फार्म हाउस, अर्पिता जी का जो गणपति जी आते हैं। एक टाइम ये था कि मैं गैलेक्सी के बाहर खड़ी होती थी और एक समय ये आ गया कि मैं 5 घंटे गैलेक्सी के अंदर हूँ। तो मैंने ये इंटरव्यू दे दिया था कि कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन सलमान जी के साथ है। अब चूंकि वो फिल्म रिलीज हो गई, फोटो नहीं हो पाया मेरा। अच्छा, सलमान के साथ? सलमान जी के साथ। अब जैसे हेमा जी आपने काम किया लेकिन सलमान जी के साथ आपका एक फोटो नहीं है, आप ये पूछ बैठे आप, अब तो बिग बॉस कर लिया मैंने, तो वो चुभती थी बात मुझे। अब चूंकि मिलना चाहती थी, मेरे को तो दबंग 3 का ये पर्पस था ना, मिलूं। अब जैसे तैसे करके एक पंडित जी को मैंने कन्विंस किया, वो बिग बॉस में आते थे हमेशा, प्रेडिक्शन करते थे, पंडित जनार्दन। तो बोले ये तो बड़ी छोटी सी बात है हेमा, चलो मेरे साथ चलो। और उस दिन भगवान का नाम लेके, शुक्रवार का दिन था, व्रत रखती थी मैं। मतलब ये समझ लीजिए कि उस दिन ये था कि बस आज हो जाए भगवान, मैं अब मैं हार गई हूँ कि अगर आज नहीं मिले तो। गए तो उसके बाद जो है वहाँ पे जो उनके जो राजू मेकअप मैन हैं, उनके जो टीम के लोग थे काफ़ी सारे, तो आई डोंट नो क्या हुआ, उन्होंने ना मुझे देखते ही ऐसा कि कौन लेके आया इनको, मतलब कौन लेके आया इनको, निकालो उनको, अरे कौन लेके आया, निकालो उनको यहाँ से। ये तो फिर भी मैं थोड़ा, आपके पॉडकास्ट है जो सुन रहा उसके कान ना पर्दे फट जाए। ये हो गया अचानक से। उसके बाद पंडित जी को, पंडित जी आपका भी आना बैन हो जाएगा, आप निकलो यहाँ से, इनको लेके नहीं आने का। आई डोंट नो क्या था क्या नहीं। मेरा तो जो हुआ सो हुआ अपमान। पंडित जी की ना वो धोती भी खुल गई थी।
और मैं ऐसे हो गई। वो अपमान मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा था अभी तक का। फिर मैंने पंडित जी चलो आप आके पहले उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा पंडित जी आज के बाद नो सलमान खान, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, आपके साथ ये नहीं होना था। उन्होंने बोला हाँ हेमा छोड़ो, सलमान खान का किस्सा ख़त्म करो। ओके, अब ये बात हो गई। इस बीच में मेरी पर्सनल लाइफ उलझ रही थी। अब 2023 में जब मैं वायरल भाभी बनी, अब ये इंटरव्यू चल रहा था। अब ये पहली बार मैंने कहीं इनोसेंसी में ये बात बोल दी। ठीक है, इनोसेंसी तो होती है, मुझे तो ना पता इसका क्या रिजल्ट है। अब ये पॉडकास्ट कर रही है, कितना वायरल होगा कितना कम होगा हमें नहीं पता। सही बात है। तो वो बात बोलते बोलते घनश्याम जी मुझे लगा वो अभी मुझे धक्का मार के निकाल रहे हैं, और वो फ्लैशबैक में गई और मेरे पूरा सब आंसू वीडियो अपलोड 19 जून 2023। मानसिक तौर पे, क्योंकि मेरी तब शादीशुदा जिंदगी चल रही थी, मैं हैप्पी नहीं थी, मैं जिंदगी काट रही थी। तो वो वीडियो अपलोड हो गई 19 जून 2023। 2 घंटे में आग लग गई। हेमा शर्मा दबंग 3 के एक्ट्रेस ने लगाया सलमान खान के बॉडीगार्ड के ऊपर इल्जाम, उनको धक्के की तरह कुत्ते की तरह निकाला, फलाना फलाना फलाना। 19, 20, 21, 22, 23 मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे यार दोस्त, शुभ चिंतक, हेमा आप ये तो तूने बहुत गलत किया। भाईजान के बारे में नहीं बोलना था। आज तक जिसने उनके बारे में बोला उनका करियर चला नहीं। डर भी लगे, है तो ऑर्डिनरी आदमी ना। फिर हिम्मत जुटाई, फिर मैंने बुलाया मीडिया को। फिर मैंने बोला देखिए ऐसा है, बात तो जो मैंने बोली वो सच बोली, जैसे अब मैं जो बोल रही हूँ सच है। और रही मेरे करियर की बात, तो करियर तो मेरा सलमान खान ही बनाएंगे। ठीक है। उसमें से एक मीडिया वाले ने पूछा क्या आप ये बिग बॉस में जाने के लिए कर रही हैं? तो मेरे दिमाग में बत्ती जली। मैंने कहा यार बिग बॉस भी तो जा सकती हूँ मैं। जब ये मेरी कंट्रोवर्सी हुई तो OTT आ रहा था, उसके बाद कलर्स वाला आना था। तो 2023 में ये सब होने के बाद, रायता समटने के बाद, मैंने अपनी प्रोफाइल लगाई घनश्याम जी। अच्छा। तो जैसे मेरी प्रोफाइल देखी तो वो सामने वाला डर गया। गाली देख, ओ बे इसको तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर भगवान को रिश्वत दी। मैंने भगवान बिग बॉस करना है मुझे, अगले साल का बिग बॉस मैं करूँगी। अब ये समझिए पता चला कि 2024 का बिग बॉस सलमान खान नहीं अनिल कपूर कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। अब एक हैं सर हैं कास्टिंग वाले, उन्होंने बोला हेमा, मैंने कहा ऐसा है ये साल का बिग बॉस अनिल कपूर कर रहे हैं, इसमें अपन लाइन लगा लेते हैं। ठीक है। गए, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई 25 मई 2024। रात भर मुझे बोला थोड़ा सेक्सी बन के चलना, थोड़ा सा ग्लैमर कर लेना, थोड़ा सा ग्लैमर जीन्स विन्स पहन के चलना। अब मैंने सोचा नहीं घनश्याम जी यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक मैं साड़ी नहीं पहनी। ठीक है। उस वक्त मेरी ज़िंदगी के हालात मैंने बताए, फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं थी, ऑर्डिनरी बन के चली गई। आज तो फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, जेब में पैसा होता है तो थोड़ा बढ़ जाता है। सही बात है। तो चली गई। अब पता नहीं घनश्याम जी भगवान ने क्या, उन जो इंटरव्यू ले रहे थे, अभिषेक नाम है उनका, मैं उनको हमेशा थैंकफुल रहूँगी लाइफ में। उनके भगवान ने बुद्धि में क्या डाला, 1.5 घंटा बातचीत करने के बाद, नहीं आपको हम OTT में नहीं बड़े में ले रहे हैं। अच्छा। आप बड़ा डिजर्व करती हैं। ठीक है। और आप कहीं मत जाइए, आपको हम डायरेक्ट अगस्त में बुलाएंगे। और चूंकि मैं उनके संपर्क में थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे विश्वास भी होता था। तो जब मैं बाहर निकली तो वो बोला मुझे कास्टिंग वाला कि तुमने बताया नहीं तुम्हारा भाईजान के साथ पंगा हो गया। तो मैंने बोला यार मैं क्यों बताऊं, गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। एंड यू शुड बी हैप्पी कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट ना करके बड़े के लिए रखा है, क्योंकि OTT में जाना एक एवरेज प्रोफाइल, सही बात है ना। तो भगवान की कृपा से जैसे तैसे इस बीच में और लोग ऐसे मिल गए। एक राहुल भाई हैं, आज फर्स्ट टाइम मैं उनका नाम ले रही हूँ। मैं ऑलरेडी 2 इंटरव्यू पार कर चुकी थी, फिर उन्होंने मेरे बारे में बोला, तो वहाँ पे मेरा 4 तारीख को बिग बॉस के अंदर जाना है और 2 तारीख को मेरा कंफर्म हो गया। अच्छा। ये जो है ये मेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार था। उसके बाद चलो ये भी ठीक है, अब देखना ये था कि सलमान खान मेरा कैसे स्वागत करेंगे। लोगों को ये था कि अब लगेगी इसकी वाट, है ना। पर उसमें भी ऊपर वाले ने मेरा ऐसा साथ दिया। सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा निकला था। सलमान जी ने मेरे सुंदरता की भी तारीफ की, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल की, और मैं उनको ये बोलना चाहती थी कि इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती हुई है। अब वो क्लिप देखिएगा, उसमें बोल रहे हैं आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता कि आपसे कोई कभी गलती हो। और उस मेरे इंट्रोडक्शन में सलमान जी ने कम बोला है, मैंने ही ज़्यादा बोला। सलमान जी को समझ नहीं आया कि मैं क्या ही पूछूं। तो
तो लोगों को ये था कि ये लड़की रियल आई है और ये जीतेगी, बट चूंकि इतना मेरे पास पैसा नहीं था, कोई मेरा पेड पीआर नहीं था, हाँ। ठीक है, और मैं ये बोलती हूँ कि मैं इसमें खुश हूँ। लोग एक दिन जाने के लिए तरसते हैं, मैं 20 दिन थी वहाँ पे, और जो मेरे नाम पे ठप्पा था सलमान जी के नाम का, वो खत्म हो गया। तो सेल्फी हो पाई उनके साथ? नहीं हो पाई। सेल्फी नहीं हो पाई, लेकिन अब तो पूरी वीडियो है। और मैंने अभी भी बोला है कि क्योंकि जब मेरा इविक्शन हुआ था तो बहुत लड़कियां बिग बॉस की टीम की अनहैप्पी थी। अच्छा। क्योंकि सबको ये था कि ये लड़की रियल आई है, बाकी तो जो हैं सो हैं, ये लड़की रियल आई। तो जब मेरा इविक्शन हुआ तो उनको बड़ा दुख हुआ। मैंने उनको बोला मैं इतनी फिर मेहनत करूंगी कि एक दिन मैं एज ए गेस्ट आऊंगी सेट पे और मैं जाऊंगी घनश्याम जी। वो कौन सा साल होगा वो मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो मैं वो काम करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो बिग बॉस में जो सब कुछ चलता है हेमा जी, कई बार मन में ये सवाल आता है, सभी क्या आता है, क्यों पहले से फिक्स होता है, स्क्रिप्टेड होता है, लाइंस दी जाती हैं, एग्जैक्ट होता क्या है? लाइन सलमान जी को दी जाती है, उन अच्छा। वो जो बोलते हैं उसमें थोड़ा बहुत ही उनका रहता है, बाकी जो है सब बिग बॉस का रहता है, वो क्या बुलवाना चाहते हैं। ठीक है। बाकी बिग बॉस के अंदर जो आप फाइटिंग देखते हैं वो फाइटिंग नेचुरल होता है, कैमरे के लिए नहीं की जाती है। अच्छा। कभी कभी कंटेस्टेंट अपना वीडियो निकलवाने के लिए अननेसेसरली क्रिएट करता है कि मेरी वीडियो निकलेगी, मेरा बाहर अच्छा जाएगा फुटेज, वो प्लानिंग होता है उसका। बट बिग बॉस कभी नहीं बोलेगा कि तुम फाइट करो। अच्छा, बिग बॉस कभी नहीं बोलता। हाँ, दूसरी चीज बिग बॉस ये प्लानिंग कर देता है कि ये बड़े शांति से रह रहे हैं, कुछ एक कंटेंट नहीं दे रहे हैं, तो क्या किया जाए। अच्छा। तो उसके पीछे बिग बॉस की प्लानिंग रहती है कि अचानक से बोल दिया हेमा तुम अभी अंदर आओ कन्फेशन रूम में, और बुला के फिर जो है घनश्याम जी के बारे में मुझे ऐसा बोल दिया कि मैं जब आई तो अब घनश्याम जी की तरफ ही मैं ऐसा देख रही हूँ, और घनश्याम सोच रहे हेमा यार अभी तक तो ठीक थी, अभी बिग बॉस ने बुलाया क्या हो गया। अच्छा वो बता नहीं सकते हैं हम बिग बॉस ने क्या बोला। तो वहीं पे जो है आपका मेरा जो रिश्ता चल रहा था वो लग गए उसके, और पब्लिक को कंटेंट मिल गया। हाँ, किसको कितना रखना है ये उनको कहीं ना कहीं उनका पहले से डिसाइडेड रहता है। हाँ, ये रहता है। और किसको विनर बनाना है आई थिंक ये भी पहले से पहले रहता है। जैसे अब मैं इसलिए बिग बॉस का विनर फिक्स होता है आपके? फिक्स कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि जितना भी बड़ा फेस जाएगा मैं आपको बताऊं, अच्छा। वो कभी भी 2 हफ्ते के लिए 1 हफ्ते के लिए नहीं जाएगा, या वो कभी भी उस चीज के लिए नहीं जाएगा कि जब आप चाहो आप मुझे निकाल दो, क्योंकि वो बड़ा फेस है। वो बड़ा फेस है तभी बिग बॉस वाले ले रहे हैं। जैसे अभी गौरव खन्ना आए थे, ठीक है, तो गौरव खन्ना ऑलरेडी कलर्स का फेस है, ऑलरेडी उन्होंने एक जीता हुआ है, तो गौरव खन्ना कैसे ये एक्सेप्ट कर लें कि आप मुझे 15 दिन बाद ही निकाल दो, नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट। तो गौरव खन्ना को पहले से पता था जीत वो ही रहे? मैंने तो बोल दिया था ना वीडियो में क्या कि भाई जो है अगर गौरव खन्ना अगर विनर बन गए जो लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उठ जाएगा, और वही हुआ। क्योंकि ना ही करणवीर मेहरा जब जीते थे मेरे शो में, तो जनता नहीं चाहती थी वो जीते, लेकिन करणवीर मेहरा जीतना मतलब बोले तो पहले से ही तय था फिर, क्योंकि या तो विवियन भाई जीतते, आज भी देखो भाई निकल रहा है, विवियन डिसेना निकलते, या फिर रजत दलाल जीतता, तो वैसे ही कहीं ना कहीं ये पता है। और जैसे मेरा था कि मैं अच्छा खेल रही थी, लेकिन उनको ये था कि ठीक है हेमा को जिता के या हेमा को रख के आगे क्या मिलना है हमको, क्योंकि मैं टीवी इंडस्ट्री की नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं टीवी इंडस्ट्री की नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा ये नहीं हूँ कि उनको कहीं ना कहीं फायदा दिलाऊं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे आज यहाँ बुलाए हैं, मेरा एक नाम है, फेस है, आपको पता है हेमा जी के साथ कोलैबोरेशन करके अपनी रीच मिलेगी, और मैं ऐਵੇਂ किसी को अपना 2 घंटा बिठा के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो सारी चीजें तो फायदा देखते हैं, तो क्या बिग बॉस फायदा नहीं देखेगा? है, आप किसी को बिग बॉस का विनर बना रहे हो, वो इंसान करोड़ों रुपया जिताएगा, तो क्या वो फायदा नहीं देखेंगे कि हमारा क्या फायदा है, हम तुम्हें क्यों जिताए? तो गिव एंड टेक है। तो ये मृदुल तिवारी को जब अंदर लेकर आए तो पब्लिक का मतलब सी बनाया, वोटिंग करो, शहबाज शहबाज को फिर भी तो ले लिया ना बाद में। अगर इतना वोटिंग करना था तो शहबाज को कभी लेना ही नहीं था। तो सिर्फ बिकॉज ऑफ आपको एंगेजमेंट चाहिए, व्यूज चाहिए, आपने वोटिंग का प्रोसेस किया, ठीक है, और मृदुल को तुमने फिर बाद में निकाल दिया, शहबाज को कितना कंटिन्यू रखा। तो ये पब्लिक को समझना चाहिए कि हमारा सी बनाया जाता है, और पहले शायद होता होगा बिग बॉस और ज्यादा रियल। मुझे देखिए बिग बॉस इज ऑल अबाउट द बहुत बड़ा बिजनेस है ये, जिसमें पब्लिक जो है इमोशनली जुड़ जाती है। एक एक शहर को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे पब्लिक को लगा देते हैं काम पे। एक्चुअली ये बिजनेस है। जितना आपके कपड़े फटेंगे, जितने आपके कैरेक्टर के चितड़े उड़ेंगे, उतनी उनको टीआरपी
मिलेगी। अब जैसे मैं आपके यहाँ पर कुछ भी ऐसी अपशब्द बोल दूं या ऐसा कुछ मुद्दा बोल दूं तो आपकी रीच बढ़ेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा कैरेक्टर तो नीचे हो गया ना। तो वही चीज़ है, सब चीज़ें जो हैं ये अलग गेम है। बिग बॉस एक अलग है। बिग बॉस की फीस कितनी होती है और आपको कितनी फीस मिली थी? देखो, बिग बॉस की फीस जो होती है ना, जैसे जब हम इवेंट करते हैं तो हमारी प्रोफाइल के हिसाब से हमें हमारे इवेंट का फीस मिलती है। वैसे ही बिग बॉस का भी गेम है कि आप किस प्रोफाइल के हो। तो जो मेरी फीस है वो मुझे आप समझ लीजिए कि एक मिली थी हफ्ते की, 1 लाख रुपए। हाँ, पर वीक। ठीक है। अब वो में बाकी जो कंटेस्टेंट है उनकी सेम नहीं हो सकती। जो टीवी के हैं उनके बढ़ा के मिलेगी। हाईएस्ट कितनी होती है? हाईएस्ट कितनी फीस? हाईएस्ट आई थिंक मुझे 10 के अंदर ही होगी शायद। 10 लाख एक हफ्ते के? हाँ। अच्छा। जो हाईएस्ट मुझे लगता है, जैसे मान लीजिए गौरव खन्ना है तो शायद उनकी 7 या 8 के आसपास हुई होगी। ओके। क्योंकि सबसे बड़ा फेस वही थे। तो ये है। और मतलब मैं तो 3 ही हफ्ते थी तो पेमेंट वगैरह मेरी सब टाइम पे आई। जैसे गौरव खन्ना के बारे में चल रहा है कि उनको अभी 50 लाख मिले ही नहीं है, हालांकि वो जीत गए हैं। तो ये सब का मुझे नहीं पता, बट मेरी पेमेंट क्लियर है। और एवरेज के आपकी प्रोफाइल के हिसाब से वो ये करते हैं, आपको पे करते हैं। ठीक है। आपसे बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब जब आप अपने हाथ हिला रही हैं तो मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 24। आपने हाथ में क्या लिखा हुआ भाई? ये 24 लिखा हुआ है। वीनस का नंबर होता है। और मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ। जब मैं किस्मत को मानती हूँ तो किस्मत जुड़ी हुई होती है आपके एस्ट्रोलॉजी से, कुंडली से। खूबसूरती का राज यही है? नहीं, खूबसूरत तो पता नहीं। अब मैं थकी भी लग रही हूँ एक्चुअली, मुझे खुद बात करते हुए, क्योंकि मैं दिल्ली में काफी दिन से 3-4 दिन से हूँ और अपने घर के अलावा नींद नहीं आती है ना। तो खूबसूरती को तो नहीं, लेकिन अगर आप बोलोगे हेमा जी आपको देख के एक सुकून मिल रहा है या एक बड़ी शांति आप पूर्वक एक पर्सनालिटी हो, तो ये जरूर मैटर मैं कर सकती हूँ। 24 जो है, जैसे संजय जुमानी वगैरह जो है उनको देख के मैं लिखा करती थी। अब मैंने कहा भाई कौन लिखेगा डेली डेली, चलो टैटू ही करा लेते हैं। तो मैंने ये टैटू ही बनवा लिया। तो क्या फर्क पड़ता है इसका? अब फर्क क्या, देखो नाम मिला है और माल आ रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा तो, माल तो छोड़िए, उतना पैसा आ रहा है कि रोटी खा रही हूँ, कपड़े पहन पा रही हूँ, अच्छा। छत का किराया दे रही हूँ। तो क्या करना है हमें? 24 राइट हैंड में लिखना है? मैं तो दोनों में लिखी हुई हूँ जी। ज्यादा माल चाहिए, ज्यादा माल है ना। और अंगूठे पे एक चांदी का छल्ला भी है। हाँ, पहना हुआ है ये। पहले तो बिग बॉस के टाइम पे दोनों पहने थे, फिर किसी ने बोला आप लेफ्ट पहनो। अब इतना इसका ध्यान नहीं जाता। पहले नीलम पहना हुआ था जब बिग बॉस गई थी, तो फिर बिग बॉस के बाद वो अचानक से प्रयागराज जा रही थी, वो निकल गया। तो मैं ये सब चीजें मानती हूँ। चांदी का ग्लास नहीं लाई आप? हाँ, ये सच पूरी बात रिसर्च है। करता हूँ मैं आप। हाँ, चांदी का गिलास नहीं लेके आई। मैं वैसे पीती हूँ चांदी के बर्तन में, खाना खाती हूँ मैं। अच्छा, खाना भी चांदी के बर्तन में? हाँ, देखो रानी जो होती है ना, वो नहीं होती कि तुम रानी ऐसे फादर के घर में जन्मे हो। रानी जो होती है, आप अपनी छोटी सी दुनिया में अपने आप को आप कैसे रखते हो, वो रानी होती है। तो मैं अपने आप को रानी जैसे ही रखती हूँ। ठीक है। मैं सुबह उठूंगी, भैया मैं काम नहीं करूंगी, मेरे सामने सब कुछ रखा हुआ होना चाहिए। मैं नहाने जा रही हूँ तो मेरा सब कुछ, नहाने का जो भी मैं प्रोसेस है, नहाने का भी प्रोसेस है, मैं एस्ट्रोलॉजी इतना मानती हूँ, वो मेरा सब कुछ रहना चाहिए। कपड़े मेरे सब प्रेस हुए रहने चाहिए। मेरा जो है बेड बिस्तर अच्छे से होना चाहिए। मैं घर पे आऊँ तो हाँ, खाना मैं जो चाहती हूँ वो खाना मिले। तो ये जो जिंदगी है, आप एक्ट्रेस हैं भाई, ये तो चलेगा ही चलेगा। नहीं, मैं एक्ट्रेस नहीं भी होती, ये विचार होते हैं। जैसे मैंने सुबह उठ के अपने घर पे, मेरे माँ बाप के घर पे कभी झाड़ू नहीं लगाई। मैंने बोला मैं झाड़ू थोड़ी ना लगाऊंगी, मैं ऐसे आदमी शादी करूंगी जो नौकर चाकर रखेंगे। और मेरी जिंदगी में वही हुआ जो मैं बोलती थी। मैंने कहा मैं कभी ट्रेन से सफर नहीं करूंगी, मैं फ्लाइटों में घुमा करूंगी। तो मेरे पूरे परिवार में यही बोलते हैं कि हेमा ने तो भाई जो बोला आज तक सब वही हुआ है। मैंने बोल दिया मेरा हस्बैंड अमेरिका से आएगा, और वही हुआ। मेरे पहले हस्बैंड जब मैं उनको मिली तो वो अमेरिका रिटर्न थे, NRI। ठीक है। तो इसलिए ये जुबान से जो आप बोलते हो वो होता है, तो इसलिए कहते हैं अच्छा ही बोलो। और जिंदगी में आपके पास कितना पैसा है उसको रखो साइड में, आप सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी कैसे जीते हो वो बहुत मैटर करती है। ठीक है हेमा जी, मुरादनगर से मुंबई ये सफर आपने तय किया, और आप में मुझ में एक खास बात है कि हम दोनों गाजियाबाद के। हाँ, तो ये मतलब एक तार जुड़े हैं। लेकिन ठीक है, मुंबई आप पहुंची, मुंबई में इतना सारा स्कोप है, टेलीविजन है, सीरियल्स हैं, डेली सोप्स हैं, क्या यहाँ भी सब सेटिंग से होता है और सपोर्ट सिर्फ कुछ लोगों को किया जाता है? कुछ ऐसा भी है क्या? देखो ये तो सही, लोभी जो आपने सुना है, लोभी मतलब होता है कि कांटेक्ट में रहना। अरे सुनो यार, वो हेमा अपनी है यार, उसको कराना है कुछ भी, हेमा अपनी है ना, हाँ कराना है, उसको देना है यार, अपने को काम देना है। तो ये कहीं ना कहीं होता है।
और इसमें आई थिंक कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हर जगह तो यही है। अगर मेरे पापा कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो वो तो अपनी बेटी को ही लगाएंगे ना, या तो रिश्तेदारी में से लगाएंगे। तो इंडस्ट्री क्यों बदनाम करे? नेक्सस है, मतलब नेक्सस है पूरा, उसी के हिसाब से काम हाँ होता है, एंड आई थिंक मिलता भी है, काम भी मिलता है। अब जैसे मैं आफ्टर बिग बॉस किसी के टच में नहीं हूँ, मुझे बोलते हैं कि आप आफ्टर बिग बॉस काम क्यों नहीं कर रहे हो? सच बताओ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, अपन वो करेंगे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ नहीं मिला आपको? भोजपुरी में तो मुझे बहुत पहले आ गए थे। नहीं गई आप? हाँ, लेकिन एक तो भोजपुरी लैंग्वेज में बोल नहीं सकती, मैंने पहले ही बोला। अब मेरा दिल है साउथ में काम करने का, जो मैं करूंगी और आप मुझे देखेंगे। मैंने क्या बोला, मैं वो काम करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। अब मुझे अचानक से एक दिन, बहुत बड़े डायरेक्टर है त्रिविक्रम जी के यहाँ से मुझे फोन आया। तो मैं नॉर्मली पहले जो होता है ना, मैं ज्यादा वैल्यू नहीं देती। हाँ ठीक है, आ रहा होता है, हाँ ठीक है ओके, मैं सुनती नहीं हूँ ध्यान से, ओके ओके बोलती रहती हूँ। वो मैंने रेंडमली ओके ओके बोल दिया। अब अचानक से कि हेमा जी आज आपको लुक टेस्ट के लिए आना है हैदराबाद। तो उस वक्त मुझे पता चला कि मैं ये किसके लिए जा रही हूँ। तो पता चला त्रिविक्रम। मैंने कहा भाई ये सच है क्या? बोले हाँ। मैंने कहा यार ये हेमा, ये क्या चमत्कार है तेरे साथ? हैदराबाद से तुझे रैंडमली कॉल आया। पुलिस कॉप्स का कुछ मेरा रोल था। वहां जाके मैंने देखा इतना बड़ा बंगलो सिर्फ लुक टेस्ट के लिए रखा हुआ है, वेरी जेन्युइन, वेरी सिस्टमेटिक। मैंने कहा हेमा यार इसमें तो तेरा होना चाहिए, और अगर नहीं भी हुआ तो तू साउथ में तो तुझे काम करना है। तो ये समझ लीजिए कि वो 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आया कि हेमा जी आपका लुक जो है ना बड़ा सॉफ्ट है, और आपको हम दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बुलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं हो रहा। पुलिस वाली तो अब नहीं लग रही। उनकी वो लाइन थी, पर मेरे दिल में क्या लाइन थी, मैंने कहा मैं ये डायरेक्टर के साथ जरूर काम करूंगी और साउथ में काम में जरूर करूंगी। काम जो रुका हुआ है सिर्फ मेरी प्रोफाइल ना बनने की वजह से रुका है कि फोटोशूट में नहीं कर पा रही हूँ। और आप देखेंगे खुद, मेरा मुद्दा है मेरी प्रोफाइल बनाने से। हेमा जी ने ये भी किया, हेमा जी ने ये भी किया। मैंने सीरीज भी कर चुकी हूँ, टीवी सीरियल भी कर चुकी हूँ, फिल्म भी कर चुकी हूँ। आई हैव डन रियलिटी शो, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो है। सही बात है। ठीक है, कुछ लोग तो मुझे सोशल वर्कर के नाम से ही जानते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि मैं बिग बॉस फेम भी हूँ। कुछ लोग मुझे वायरल भाभी ही जानते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिस समारोह में मेरी और आपकी मुलाकात हुई तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि ये तो बहुत फेमस है। हाँ। और मुझे इनके साथ तस्वीर खिंचानी है, और मैं जानता भी नहीं था। तो मुझे लगा है, फिर मैंने जब सर्च किया तो मुझे लगा तो आप जो कह रही हैं और वो आपके बारे में सारा जानती हैं, A to Z, तो आपकी फॉलोइंग तो है जबरदस्त। औरतें तो मुझे बहुत पसंद करती हैं। और आदमी शायद आदमी को थोड़ा इसलिए खटकती होंगी क्योंकि बोलती बहुत हूँ और सीधा बोलती हूँ और सच बोलती हूँ। अच्छा, बोलने से मुझे याद आया, कई बार जो महिलाएं ब्लंट होती हैं, बोलती हैं और कभी भी काम करती हैं, सुबह उनको देखकर लगता है ये अवेलेबल है, ये मिल जाएगी, पट जाएगी। क्या कभी इस तरह की गुस्ताखी किसी ने आपके साथ की? हाँ, मैं सोचती हूँ। मैंने कहा भाई मैं मुस्कुरा रही हूँ, ये मेरी इंसानियत है, अच्छाई है। सही बात है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि एक तो अगर मेरे बात करने से या मेरे मुस्कुराने से अगर कोई सोचे कि हेमा पट गई, तो भैया तो सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा है। समझे? समझे? क्योंकि मैं बताऊँ, मैं दिखती अच्छी हूँ, मैं हूँ नहीं। समझे? मेरे बड़े लोचे हैं, और अगर मैं इतनी सीधी सादी होती तो मेरी ये हिस्ट्री ना होती। गजब है ना? तो इसलिए ये तो मेरी अच्छाई है कि इंसान को इंसान के हिसाब से मैं बिहेव करती हूँ। आप बड़े हो छोटे, मेरे को कोई मैटर नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, ये जो बिग बॉस फेम है ये अभी मेरे सर माथे चढ़ा ही नहीं है। मुझे लगता है जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ बहुत हाई सोचती हूँ कि ये तो कर लिया, अब इसके ऊपर देखेंगे। टीवी सीरियल तो कर ही नहीं है ना लड़कियां, अब कुछ पावर में जाएंगे। पॉलिटिक्स जाना फिर अब देखेंगे, अब नसीब में होगा तो जरूर। आज कोई पार्टी लगती है दिल के करीब है जो हेमा को सूट करती है? देखिए, आपको मैं बताऊं कि तेज प्रताप यादव जी की मैं फैन हूँ। ठीक है, उनका जब इलेक्शन चल रहा था तो मैंने रैंडमली एक वीडियो बना दी थी और मेरी इच्छा थी मैं उनसे मिलूं। आज सुबह यहाँ आने से पहले आज उनका सामने से मैसेज था इंस्टाग्राम पे, और मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मेरी बात हुई आधे घंटे। तो ये अच्छे कर्मों का फल है कि भाई आप किसी से मिलना, जैसे अब मैं नीतू सिंह जी उनके साथ ठहरी हूँ, उनसे मिलना चाहती थी, मिली। आज उनके घर पे रह रही हूँ मैं, पिछले 3 दिन से उनके साथ सुबह शाम रह रही हूँ। तो ये जो लोग हैं इनसे मैं इंस्पायर होती हूँ। तो मुझे अब किसी एक्टर से नहीं मिलना। ठीक बात है। बॉलीवुड में कोई एक्टर नहीं जिसके साथ मेरे काम करने की इच्छा है। हाँ, शाहरुख खान जी को मैं उनके बिहेवियर की वजह से पसंद करती हूँ। अब मेरी इच्छा होती है कि मैं खान सर से मिलूं। एक और हैं, वो IAS का वो चलाते हैं, दृष्टि वाले जो है। अच्छा, दिव्य कीर्ति सर। हाँ,
अब मैं ब्यूटीफुल विकास हेमा, दिव्य कीर्ति। हाँ अब मैं ब्यूटीफुल हेमा की कैटेगरी में नहीं आना चाहती, मैं इंटेलिजेंट हेमा, ज्ञानी हेमा की कैटेगरी में आना चाहती हूँ। मैं अब इन लोगों से मिलना पर चाहती हूँ। उनका क्या जिनका दिल धड़कता है आपको देख के? नहीं तो वो तो देखो, फिर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूंगी, हार्ट भी भेजूंगी, उसमें क्या। देखो मैं अभी ये किसी को समझा रही थी, नाम नहीं बोलना चाहती। मैंने कहा हम औरतें जो हैं ये सजती हैं, संवरती हैं, स्टाइल मारती हैं, कपड़े पहनती, इवन मैं भी। ये अगर लड़कों ने या आपने अगर मुझे तारीफ नहीं की तो बेकार है फिर। ये बताइए ये मैं इतनी क्यों सज के घूम रही हूँ, तो कीड़ा थोड़ी ना निकला है मेरे, है ना। और या फिर अगर आप हैं तो अपोजिट जेंडर का कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है, ठीक बात है। और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए। और मैंने तो बोला, मैंने कहा हमेशा आसपास रहना चाहिए, लड़कों को लड़कियों के आसपास रहना चाहिए, और दिल खुश रहता है। और लड़की को कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में रहना चाहिए कि जिसमें लड़की, अरे मैडम क्या बात है। तो ये एक पॉजिटिव थॉट है मेरा। सही बात है, सुंदर चेहरे रहने चाहिए। और सबको पता चला आज हेमा जी हमारे स्टूडियो में आ रही है। आप इस पॉडकास्ट के बाद पहले तो 50 फोटो खिंचवाएंगी, लोग आपके इंतजार में सुबह से बैठे हुए। तो ये खूबसूरत चेहरे की अपनी बात होती है। पॉडकास्ट को हम लंबा कर सकते थे लेकिन समय की बाध्यता है। बहुत आभार आपका, और हम ये मुलाकातें करते रहेंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। थैंक यू सो वेरी मच हेमा जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो है ये एक ही पॉडकास्ट में मेरी पर्सनल लाइफ से लेके मेरी प्रोफेशनल लाइफ से मेरे फ्यूचर विचार तक को लेके सब आपने जो है किया है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और ये पॉडकास्ट में करीबन पूरे 6 महीने बाद एक पॉडकास्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। यस, थैंक यू। और आप भी जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो जिंदगी में करना चाहते हैं वो कल से नहीं अभी से शुरू कीजिए। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ। हेमा जी की बेबाकी आपको पसंद आई होगी, मैं जानता हूँ। उनकी खूबसूरती के आप दीवाने हैं, ये भी मुझे पता है। तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आपको अटेंडेंस लगानी है और हेमा जी को बताना है कि हाँ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमेशा की तरह याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।